हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया था एंड उसके अंदर हमने व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, ओके, इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू द फेज ट्रांसफॉर्मेशन लाइक सॉलिड लिक्विड, लाइक लिक्विड सॉलिड, लाइक लिक्विड टू गैस एंड सॉलिड टू गैस, इनके बारे में स्टडी की थी। एंड सेकंड था हमारे पास केमिकल equilibrium in the chemical process, dynamic equilibrium, static equilibrium and equilibrium constant। तो लास्ट लेक्चर में हमने equilibrium constant कैसे फाइंड करना है इतना हमने सीख लिया था। मीन्स यानी किसी भी सिस्टम के लिए जो आपका कोई मैं एक रिएक्शन यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, लाइक स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी एंड दिस वन इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसमें जो स्मॉल ए जो है स्मॉल बी है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल है, यानी ए के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो अगर इस रिएक्शन के लिए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन आरएफ, और सेकंड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन आरपी। तो आरएफ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आरएफ आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जबकि आरपी जो है वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और दोनों ही एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में आरएफ इक्वल्स टू आरबी होगा। आरएफ की वैल्यू क्या आती है, के ए कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी इक्वल्स टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी। अब के ए अपॉन के बी इक्वल्स टू क्या होगा, दिस अपॉन दिस, इस पोर्शन को आप इक्वल्स के सेकंड साइड में ट्रांसफर करोगे तो वो आपका डिनोमिनेटर के अंदर जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, के एफ अपॉन के बी इक्वल्स टू सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी अपॉन ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। और इस पर्टिकुलर सिस्टम में ये क्या है, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन है। इस पर्टिकुलर सिस्टम में के एफ अपॉन के बी को हम क्या बोलते हैं, केसी। केसी मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट विच द कंसंट्रेशन टेकन इन द मोल्स पर लीटर। ओके, तो आपके पास आप ये भी लिख सकते हो कि केसी इक्वल्स टू सी टू द पावर स्मॉल सी डी टू द पावर स्मॉल डी अपॉन ए टू द पावर स्मॉल ए एंड बी टू द पावर स्मॉल बी। और जो ये केस का जो सी रिप्रेजेंट कर रहा है मींस कंसंट्रेशन जो आपने लिया है वो मोल पर लीटर के अंदर है। अब हमारे पास सेकंड इसका जो पार्ट है कि रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन एंड इट्स मल्टीपल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है दिस टाइप की, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इक्विलिब्रियम विद स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, कैपिटल के सी, और ये सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी इज रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन जो आपने लिया है वो किसमें है, मोल पर लीटर के अंदर आपके पास रहने वाला है, मोल पर लीटर के अंदर रहने वाला है कंसंट्रेशन आपका मोल पर लीटर पे। इसी टाइप से सेकंड रिएक्शन, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, स्मॉल, अब इस बार मैंने जो रिएक्टेंट लिया वो क्या है, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी टेंड्स इक्विलिब्रिएट विद स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। तो उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसके मैं कहूंगा के सी प्राइम, दिस वन इज द प्राइम। कैसे लिखते हैं इसको, के सी प्राइम इक्वल टू 1 अपॉन के सी के इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, 1 अपॉन के सी के। और थर्ड हमारे पास अगर मैं रिएक्शन कोएफिशिएंट को चेंज करूं, मींस अगर किसी रिएक्शन पूरे इक्वेशन को मैं n मोल से और मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो n प्रीवियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का n टाइम्स रेज्ड हो जाएगा। मींस लाइक ये पूरे की पूरे रिएक्शन को मैंने n से मल्टीप्लाई किया, इस रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, n स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस n स्मॉल बी कैपिटल बी इक्विलिब्रिएट विद n स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस n स्मॉल डी कैपिटल डी। तो हुआ क्या, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रीवियस टाइम में था केसी वो भी n टाइम्स रेज्ड हो गया, मींस उसकी पावर आ जाएगी, यानी कि केसी डबल प्राइम थर्ड वाले रिएक्शन के लिए केसी डबल प्राइम इक्वल्स टू केसी टू द पावर स्मॉल n। ओके, तो ये था अलग अलग रिएक्शन कंडीशन में रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेंगे उसके बारे में। अब यहाँ पे एक डिफरेंट कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। सोचिए क्या होगा अगर आपके रिएक्शन के अंदर गैस भी इन्वॉल्व है, तो गैस का कंसंट्रेशन आप मोल पर लीटर के अंदर तो फाइंड कर नहीं सकते,
ओके तो गैस का कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमें प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, हम गैस का प्रेशर मेजर करते हैं। ओके अगर किसी रिएक्शन में गैस बन रही है तो उस कंडीशन में आप, और वो रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो उस कंडीशन में गैस के कंसंट्रेशन को हम गैस के प्रेशर से मेजर करेंगे, और उस टाइम जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा इक्विलिब्रियम केपी से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, जो पहले हम केसी से रिप्रेजेंट करते थे, उसे हम केपी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ माइंड ये रखना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर कोई गैस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के रूप में इन्वॉल्व है तो आपका इक्विलिब्रियम का जो सिंबल है वो चेंज होगा। इन गैसेस सिस्टम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय केपी। पी क्या है? जो भी आप कंसंट्रेशन ले रहे हो वो प्रेशर के रूप में ले रहे हो, एंड इट इज रिलेटेड टू केसी बाय द एक्सप्रेशन। केपी और केसी के अंदर रिलेशन कई बार पूछा जाता है, तो इससे हमें लर्न करना है। केपी इक्वल टू केसी मल्टीप्लाइड बाय आइडियल गैस इक्वेशन से आरटी वाला टर्म लेना है, केसी इंटू आरटी टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है? डिफरेंशिएट ऑफ द मोल्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल। डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। एंड केपी क्या है आपका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्रेशर। जब गैस इन्वॉल्व होगी तो आप गैस का कंसंट्रेशन किस में बताओगे? उसके प्रेशर से, कि भाई पर्टिकुलरली ए गैस है तो ए गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, बी है तो बी कितना एक्सर्ट कर रही है, सी है तो सी कितना एक्सर्ट कर रही है, और डी गैस है तो डी गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ओके तो इसे बहुत रिमेंबर रखना है कि जब अगर आपके सिस्टम में गैस इन्वॉल्व है तो वहां पे कंसंट्रेशन को मेजर करोगे आप इन प्रेशर के टर्म में। अब आपके पास है यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब देखो, जस्ट अगर मैं केसी की बात करूं तो केसी की जो डिपेंड होता है वो कंसंट्रेशन के टर्म पे डिपेंड होता है, और कंसंट्रेशन की टर्म का पावर डेल्टा एन। ओके और ये कंसंट्रेशन होगा मोल पर लीटर के अंदर, मोल पर लीटर के अंदर मींस मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। ओके तो ये था यूनिट ऑफ केसी। बट अगर मैं यूनिट ऑफ केपी की बात करूं तो केपी के अंदर जो हम कंसंट्रेशन मेजर करते थे वो प्रेशर में मेजर करते थे। किसमें मेजर करते थे? प्रेशर के अंदर। और प्रेशर की जो यूनिट है वो रहती है या तो एटीएम रहेगी, या फिर बार रहेगी, या फिर आपका पास्कल रहेगी, पास्कल रहेगी। ओके तो इसका पावर आपको डेल्टा एन लगाना था, इसीलिए यूनिट ऑफ केपी इक्वल्स टू एटीएम टू द पावर डेल्टा एन। ओके अब आपके पास है सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मींस अगर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो आप इससे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्या रिएक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप हमें बता सकते हो, वही आपको देखना है। मींस फर्स्ट है आपका, इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी हाई, हाई वैल्यू ऑफ केसी मींस केसी की वैल्यू क्या है? केसी इज ग्रेटर देन 1। अब ये बताओ, मैं वापस से केसी की इक्वेशन पे चलता हूं। केसी की इक्वेशन कहां है? लाइक यहां पे हमने लिखी है केसी इक्वल टू दिस। ओके अब बताओ मुझे केसी 1 से ज्यादा कब आएगा? केसी इज ग्रेटर देन 1 कब आएगा? जब जो आपके नॉमिनेटर के अंदर वैल्यूज है, नॉमिनेटर में कौन सी वैल्यू है? कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर टी। ये जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा हो। डिनोमिनेटर में कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। मींस ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या है? आपकी प्रोडक्ट है। ऊपर वाली वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट। और नीचे क्या है? ए और बी क्या थे? रिएक्टेंट थे। देखो इस रिएक्शन में देखो ए और बी लेफ्ट हैंड साइड में तो ये रिएक्टेंट है, और सी और डी राइट हैंड साइड में तो वो प्रोडक्ट है। तो नीचे वाली वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट रिएक्टेंट की है, रिएक्टेंट। मींस अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो कब आ सकती है? जब आपका प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हो रहा है और रिएक्टेंट कम है। तो यही बस यहाँ पे आपको कोरिलेट करना है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उस कंडीशन में केसी इज लेस देन ग्रेटर देन 1 आएगा। सेकंड है केसी इज लेस देन 1, ये कब आएगा? तो उसी रिएक्शन को वापस से देखिए आप लोग। अब देखो केसी 1 से कम कब आएगा? कुछ कंडीशन ऐसी हो, लेकिन केसी 1 से कम कब आएगा? जब ऊपर वैल्यू छोटी हो, लाइक मान लो कि ऊपर वैल्यू है 3 और नीचे वैल्यू बड़ी हो, मान लो कि नीचे वैल्यू 3 से बड़ी लो कोई भी, लाइक 5। उस कंडीशन में केसी की वैल्यू कितनी आएगी? 3 डिवाइडेड बाय 5 मींस 0.6, जो कि लेस देन 1 है। केसी लेस देन 1 0.6। तो ये कब आ रहा है? कि जब आपका
नीचे क्या था, नीचे आपके पास रिएक्टेंट मींस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है, तो यही वैल्यू आ गई आपके पास कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपका रहेगा कम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और थर्ड वैल्यू क्या है आपके पास, केसी और केपी इज द मेजरमेंट, केसी और केपी एक्चुअल में है क्या, केसी और केपी का अगर वैल्यू है तो आप क्या पता लगा सकते हो कि केसी एंड केपी इज द मेजरमेंट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द रिएक्शन टू प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या है आपका मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन टू प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब देख लेते हैं, यानी कि केसी एंड केपी की वैल्यू से आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कोई डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड हो रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। अगर केसी एंड केपी की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो डेफिनेटली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड हुई है, और 1 से लेस है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होगी। अब है हमारे पास रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ओके, तो डेफिनेटली हमने एक रिलेशन लर्न किया है कि केपी जो है वो किसके बराबर होता है, केपी की वैल्यू इक्वल्स रहती है केसी एंड आइडियल गैस से एक पार्ट लो आरटी और इसकी पावर लगा दो डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो अब अगर आपके पास ये जो डिफरेंशिएट ऑफ मोल है वो 0 आ जाए तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे हम, Kp इक्वल टू Kc, RT की पावर क्या होगी 0, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1, तो RT टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, मींस Kp इक्वल टू Kc आ जाएगा, मींस Kp इक्वल टू Kc इंटू 1 प्लेस करोगे तो Kp इक्वल टू Kc आ जाएगा। तो ये कब आया, जब डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आई 0। मान लो कि डेल्टा एन की वैल्यू आपके पास कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो उस कंडीशन में क्या होगा, RT टू द पावर डेल्टा एन है, ये RT के स्टेप को हाई करेगा, यानी कि इसकी वैल्यू हाई बढ़ जाएगी और Kc से मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू और ज्यादा हाई बढ़ जाएगी, मींस कुल मिला के Kp की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो Kc से ज्यादा होगी, मींस Kp इज ग्रेटर देन Kc। मे बी ये भी हो सकता है कि डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव में आए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेस देन 0 मींस कि Kp की वैल्यू आपकी Kc से लोअर आएगी। ओके, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके देखोगे तो आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी। तो ये 3 कंडीशन है और तीनों के अंदर Kp और Kc में रिलेशन आपको देखना होता है। अब आपके पास है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो 2 टाइप्स के आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो सकते हैं, पहला होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और दूसरा हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। ये डिपेंड करते हैं फेज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, डिपेंड करते हैं फेज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मान लो कि किसी रिएक्शन के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट सेम फेज में है तो वो कहलाएंगे आपके होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। ओके, यानी कि रिएक्टेंट भी लाइक जैसा आपके स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल है N2 जो कि गैस होता है, H2 वो भी गैस है, NH3 वो भी गैस है। तो अगर सारे के सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में तो इसे कहेंगे हम होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अगर आपके रिएक्टेंट डिफरेंट फेज में है, प्रोडक्ट डिफरेंस फेज में, तो वो कहलाएगा आपका हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनियस सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर हमारे पास इक्विलिब्रियम अगर जनरेट हुआ है तो वो कहलाएगा आपका हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे हम लोग, इन ए होमोजेनियस सिस्टम ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज। ओके, फॉर एग्जांपल N2 गैसेस फेज के अंदर है, 3H2 गैस फेज के अंदर है, तो आपके पास बनेगा भी क्या, आपके पास इक्विलिब्रियम में बनेगा 2NH3, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है आपकी, तो 2NH3 वो भी किस में बनेगा, गैस में। तो सारे के सारे आपके जो यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है गैसेस फेज में, तो ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा आपका होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। सेकंड एग्जांपल है लाइक H2 गैस, I2 गैस और आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 2HI हाइड्रोब्रोमिक एसिड, सॉरी हाइड्रो आयोडिक एसिड, तो ये भी आपका होमोजेनियस है। बट ये कंडीशन डिफरेंशिएट हो जाएगी अगर आपका रिएक्टेंट अलग फेज में है और प्रोडक्ट अलग फेज में है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। एक से ज्यादा फेज है, ओके, तो ये कहलाएगा आपका हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम।
The equilibrium expression for heterogeneous equilibria involving a pure liquid or pure solid can be simplified. अगर सारे के सारे प्योर लिक्विड है या प्योर सॉलिड है तो वो सिंप्लीफाइड है. एज अ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इज कांस्टेंट. बट अगर इसके अंदर गैस इन्वॉल्व कर जाए, इन अदर वर्ड, अब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा डायरेक्शन, देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है वो समझ लेते हैं, फिर चेंज करके देखेंगे. इन अदर वर्ड, इफ अ सब्सटेंस कैपिटल एक्स इज इन्वॉल्व देन एक्स सॉलिड टू एक्स लिक्विड बन रहा है. लाइक एक्स सॉलिड है आपके पास और ये बन रहा है आपके पास एक्स लिक्विड. फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं आइस जो कि सॉलिड है और आपके पास क्या बन रहा है वाटर जो कि लिक्विड है. तो इस कंडीशन में जो आपके H2O मॉलिक्यूल है दोनों की कंसंट्रेशन आप सेम एक्सप्रेस कर सकते हैं मोल पर लीटर के अंदर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. सब्सटेंस कैपिटल एक्स इन्वॉल्व देन कैपिटल एक्स इन सॉलिड एंड कैपिटल एक्स इन लिक्विड आर कांस्टेंट. बट अगर आपका वेपर आ गया, लाइक कैपिटल एक्स इन गैसेस एंड कैपिटल एक्स इन एक्वियस विल वेरी. कैपिटल एक्स इन एक्वियस मींस गैस आपकी वाटर में या लिक्विड फेज के अंदर डिसॉल्व हुई है. एग्जांपल देखिए, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे सॉलिड है, इक्विलिब्रियम स्टेट में हिट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जो कि सॉलिड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रहा है. यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हिट करोगे तो डिसइंटीग्रेट होगा. ओके, डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन में क्या रहेगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस आपके पास यहाँ पे बन रहा है. अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरली देखूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या लिखूंगा Kc, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड गैस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड. अब सॉलिड के कंसंट्रेशन को आप मेजर कर सकते हैं मोल पर लीटर में, तो ये मोल पर लीटर में ये मोल पर लीटर में आपस में कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम मोल होंगे. जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंट होंगे उतने ही कैल्शियम ऑक्साइड के मोल बनेंगे. ओके, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा, इसलिए दिस थ्रू दिस कैंसिल. बट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस वो अब मोल पर लीटर में नहीं होगा, उसे आपको मेजर करना होगा जैसा कि मैंने पहले बताया था प्रेशर के टर्म में. एज कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड आर कांस्टेंट, देयरफॉर Kc प्राइम आपका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस, और वो एक्सप्रेस्ड करना पड़ेगा आपको इन टर्म ऑफ प्रेशर. तो Kp को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इक्वल्स टू PCO2 मीनिंग प्रेशर ऑफ CO2. सम अदर एग्जांपल आपके पास जो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम को फॉलो करते, लाइक मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड, जब इसे आप हिट करोगे तो ये कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस में. इसी टाइप से सेकंड एग्जांपल आयरन सॉलिड प्लस फोर्स H2O लिक्विड. तो सॉलिड और लिक्विड दोनों के कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्विलिब्रेटेड विद फेरिक ऑक्साइड जो कि सॉलिड है एंड 4H2 गैस है. तो ये गैस इंट्रोड्यूस हो गया, मींस इसका आपके पास लिख लेगा Kp इक्वल्स टू PH2 यानी प्रेशर ऑफ H2 गैस. अब आपके पास प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास Kc की वैल्यू आपको पता है तो आप ये पता लगा सकते हो कि जो आपकी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होगी. जितनी ज्यादा Kc की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा, और जितनी लेस वैल्यू ऑफ Kc की होगी उतनी ज्यादा वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होगा. ओके, तो यही आपको देखना है. एक्सटेंट प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट मींस कितनी अमाउंट में रिएक्शन आपकी प्रोसीड हुई है. एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. Extent of reaction, the numerical value of Kc for a reaction indicate the extent of reaction कि कितना रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है. ओके, Kc की वैल्यू हाई है मींस रिएक्शन उतनी ज्यादा अमाउंट के अंदर कंप्लीट हो चुका है, और लो अमाउंट में इनकम्प्लीट है. The magnitude of Kc और Kp is directly proportional to concentration of product and inversely proportional to concentration of reactant. अगर किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की Kc ज्यादा है या Kp ज्यादा है मींस Kc ज्यादा मींस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होते हैं, प्रोडक्ट के
यानी कि C इंटू डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और Kc इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रिएक्टेंट के, मींस A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो दिस इंप्लाइड दैट हाई वैल्यू ऑफ Kc सजेस्ट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिपेंडेंस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन Kc इज शोन एज। ये आपके पास कोई एक रिएक्शन डायरेक्शन भी ये बता रहा है, दिस पर्टिकुलर फिगर रिएक्शन डायरेक्शन को भी बता रहा है और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को भी बता रहा है। अब यहाँ पे Kc की वैल्यू अगर 1 है, मींस Kc की वैल्यू 1 कब आएगी, कि जब बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एट इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो Kc की वैल्यू क्या आएगी 1। Kc की वैल्यू अगर बढ़ रही है, 1 से ज्यादा आ रही है, यानी 10 to the power 3, 10 to the power 2, 10 to the power 4, तो उस कंडीशन को आप कहोगे रिएक्शन प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, एक्सट्रीमली लार्ज कंसंट्रेशन आपके पास प्रोडक्ट का होगा, प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीमली लार्ज होगा। अगर आपके पास Kc की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हम कहेंगे लाइक 10 to the power -3, 10 to the power -2, ओके, तो कहेंगे रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, यानी कि रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बहुत कम है, रिएक्शन से प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में बन रहा है। तो मींस यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो है वो नेग्लिजिबल है, जितनी अगर पीछे की ओर जाते जाओगे तो प्रोडक्ट नेग्लिजिबल की ओर आता जाएगा, जितना ही ज्यादा वैल्यू लोअर होगी Kc की, उतनी ही लो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा। तो मींस आप Kc एंड Kp की वैल्यू से ये पता लगा सकते हो कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितनी है और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही Kc की, तो मींस वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन उसकी ज्यादा आ रही है। ओके, अब है आपके पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपके पास एक टर्मिनोलॉजी होती है क्वार्टियन फॉर ए जनरल रिएक्शन लाइक स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इक्विलिब्रिएट एट स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल बी कैपिटल सी। तो जैसा आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, उसी तरह से हम निकालते हैं रिएक्शन क्वार्टियन जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो QC की वैल्यू आपके पास आएगी कंसंट्रेशन ऑफ C to the power C, D to the power D upon A to the power A, B to the power 3, सेम लाइक अ Kc। ओके, अब बस Kc और QC में रिलेशन होता है। देन इफ QC इज ग्रेटर देन Kc, रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर QC की वैल्यू Kc से ज्यादा आ गई, तो उस कंडीशन में रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होगी इन डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, मींस रिएक्टेंट की ओर ये प्रोसीड होगी, आपके रिएक्टेंट बनेंगे। इफ QC इज लेस देन Kc, इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मींस Kc आपका बड़ा होना चाहिए कुल मिला के QC से, तो ही आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होगी। थर्ड कंडीशन, इफ QC इक्वल्स टू Kc, तो ये आ गई आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशन। द रिएक्शन मिक्सचर इज एट इक्विलिब्रियम, क्या होगी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मींस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन आपके सेम हो जाएंगे एट पर्टिकुलर कंडीशन में। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इक्विलिब्रियम एंड गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर जो रिलेशन है और इससे जो क्वेश्चन अराइज होते हैं उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।